हाँ, तो आज इसके बारे में बताना है। फिर हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू अभी तक जारी है। इसके पहले जस्ट मैंने क्या बताया हिस्ट्री में, अशोक के बारे में बता रहा हूँ। तो अशोक का पार्ट 1 हो गया क्लियर, और उसके की थोड़ा सा और जानकारी उसके पहले वाले वीडियो में दे दिया हूँ, बिंदुसार वाले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो। अभी मौर्य साम्राज्य चल रहा है, मैं स्टार्टिंग से हिस्ट्री बता रहा हूँ डिटेल्स में, ठीक है। पाषाण काल से पहले इतिहास क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हमें पता चलता है, स्टार्टिंग से लेके आज तक पहुंच गया हूँ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य थोड़ा लंबा टॉपिक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। लगभग 28वां क्लास है ये, 29वां क्लास है ये। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया हूँ, बिंदुसार के बारे में बता दिया हूँ, अशोक के बारे में थोड़ा सा बता दिया हूँ। अशोक में 3 क्लास लग जाएगी, आज एक क्लास लगेगा, एक कल लगेगा, ठीक है। तो अशोक के बारे में आज मैं इसके पहले मैंने क्या बता दिया, अशोक के 14 शिलालेख के बारे में बता दिया, और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया मैंने। उसके बाद आज मैं बताऊंगा इसके 7 स्तंभ लेख, 3 गुफा लेख, किसे बंदा ने कहाँ भेजा, और भी जानकारी, ठीक है। जितना भी हो सके, लगभग आधा 1 घंटे तक का वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा लंबा होने से ख़राब हो जाती है वीडियो, ठीक है। तो ये आज मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे लिख लो अशोक पार्ट 2, ठीक है। अशोक का चैप्टर पार्ट 2 या पार्ट 3 लिख लो, पार्ट 2 लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी मैं बिंदुसार वाले में दिया था, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब राजा बना, कैसे बना, उसका मम्मी का नाम, भाई के नाम, वो सब मैं बिंदुसार वाले टॉपिक में दे दिया था। लेकिन उसके बाद कल जो है वो पार्ट 1 अशोक का डिटेल्स में स्टार्ट हुआ है, तो आज पार्ट 2 लिख लो कि अशोक का पार्ट 2, ठीक है। लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना पार्ट 2। मौर्य साम्राज्य का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा चैप्टर वीडियो, तो उसमें अशोक के बारे में बता रहा हूँ। तो अशोक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि यही भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना था, चक्रवर्ती सम्राट, जो कि 16 महाजनपद को जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया था 16 महाजनपद को, इसके पापा बिंदुसार भी नहीं जीत पाया था, लेकिन ये जीत लिया था। यहाँ तक कि कलिंग को भी कोई नहीं जीत पाया था, ये जीत लिया था। और हमारा भारत जो है उस समय पूरे ईरान तक का बॉर्डर इलाका लगता था, ईरान तक का, ठीक है, हमारा भारत का। अफगानिस्तान भी अंडर में था हमारे, तो बहुत बड़े इलाके पे अशोक का कब्जा था। आज इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, सारा कुछ मिला के, पीओके भी मिला के, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ के पीओके वाले हिस्सा मिला के। और उस समय अशोक के समय 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में था हमारा। तो पूरे भारत में जो सबसे बड़ा एरिया पे अधिकार किया है, राज किया है, वो अशोक था केवल। दूसरा जो बंदा था वो था औरंगजेब, ठीक है, जो कि 40 किलोमीटर एरिया पे राज किया था, 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, ठीक है। तो अशोक में 5 प्रांत कौन कौन से, कहाँ पे राजधानी थी, सारा बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कल मैं बता दिया था कि 14 शिलालेख, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अशोक ने क्या क्या संदेश दिया है। जो 14 शिलालेख लिखा गया है वो कलिंग युद्ध के बाद ही लिखा गया है, जब ये बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करता है। कलिंग युद्ध में इतनी तहलका मचाती है बेदर्द से कि पहले ये क्रूर होता है, बहुत क्रूर होता है ये अशोक, ठीक है, लेकिन दिमाग वाला बंदा होता है। अगर अशोक ने हथियार उठा लिया तो मतलब तबाही मच जाएगी, ठीक है। पहले ये बच्चे को प्यार समझाता था, नहीं समझा, तलवार उठा के खत्म कहानी। और अशोक फिर कलिंग युद्ध में इतनी तबाही मचाता है, क्योंकि कलिंग को पहले भेजता है कि आप मेरे अंडर आ जाओ, नहीं आता है, तो इतनी तबाही मचता है कलिंग में कि लगभग 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ के मिला करके। इसमें अशोक ये देख के बहुत खतरनाक दर्द होता है उसे, और हृदय परिवर्तन हो जाता है, और बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ज़िंदगी में भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक है, कभी भी। और हिंसा का रास्ता छोड़ो, अहिंसा पे मैं फोकस करूंगा। और जो हमें हमारी भौतिकी जो थी ना, मतलब स्थिति कि हम लड़ के झगड़ के युद्ध करके जीता करते थे, वो अब हम सांस्कृतिक तरीके से जीतेंगे, ठीक है, मतलब प्यार से जीतेंगे, सांस्कृतिक तरह से जीतेंगे। अगर आना चाहेगा कोई तो आए हमारे एरिया में, नहीं तो नहीं आए। उसी के बाद चौथे शिलालेख में अशोक ने क्या लिखवा दिया, उसी बात को लिखवा दिया, भेरी घोष की जगह धम घोष, इसी को बोला गया, ठीक है। तो मैं क्या है ये सब मैं आगे वाले वीडियो में बता दी, उसके पहले वाले वीडियो में 14 शिलालेखों के बारे में। तो देखो, अभिलेख लिखने का काम भारत में अशोक करता है, और वर्ल्ड में दारा सिंह करता है, मतलब दारा सिंह का नाम डराइस था, जो इंडिया वाला दारा सिंह बना दिया है। तो अब बता दिया हूँ कि अशोक ने भारत में शिलालेख लिखने का काम किया है। इसके शिलालेख लगभग 40 खोजे गए हैं, या उससे ज़्यादा भी खोजे गए हैं, वेरीफाई 40 ही है। इसमें क्या है कि अशोक का जो हिस्ट्री है मेनली शिलालेखों के अभिलेखों के हिसाब से ही पता चलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अशोक के अभिलेखों के हिसाब से भारत के मतलब उसके इतिहास के बारे में लिखा है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उसकी शिलालेखों की खोज किसने किया, अंग्रेजों ने किया। और कौन कौन से मेन है जिससे खोजा है अंग्रेजों ने, बता दूंगा। जैसे किट्टो ने खोजा था, क्या उसका खोजा था धौली, जो उड़ीसा का पुरी जिला में धौली एक अभिलेख है, धौली और जौगढ़, जहाँ पे अशोक लिखवाता है कि पशु बलि निंदा है, ये है, और भी लिखवाता है बहुत कुछ। तो उसमें उसकी जो खोज किया था वो किट्टो ने किया था 1837 ईस्वी में, किट्टो नाम का वैज्ञानिक। फिर आपका हो गया, बहुत सारे वैज्ञानिक ने खोजबा किया था, रामपुरवा का करलाइल ने किया था, फिर फिहरन ने किया, रुमन 2 जो छोटा स्तंभ लिखा है, ये क्या सब आगे बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो अभी मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या। तो अशोक की हिस्ट्री में आज है स्तंभ लेख, इसके पहले शिलालेख बता दिया। तो अशोक के अभिलेखों को मेनली 3 टाइप में बांटा गया है, शिलालेख,
जो कि रॉक पत्थर पे लिखा गया है, पत्थरों पे लिखा गया, चट्टानों पे लिखा गया है, उसके समतल करके वो शिलालेख हुआ है। स्तंभ लेख बड़े बड़े पिलरों पे लिखा गया, उसे स्तंभ लेख बोला गया है। गुफा लेख जो गुफाओं में लिखा गया है, गुफा लेख, ठीक है। ये सिर्फ बिहार के बराबर की पहाड़ियों में मिला है गुफा लेख। तो मैं 14 शिलालेख के बारे में बता दिया हूँ, 7 स्तंभ लेखों के बारे में बताऊँगा। 7 स्तंभ लेख मिली नहीं है, 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के लिखा हुआ अभिलेख जो है वो 7 है। क्या मैं बोल रहा हूँ, अशोक का जो अभिलेख लिखा हुआ है वो 7 है, लेकिन 6 अलग अलग जगहों से मिला है, ठीक है। 7वां जगह से नहीं मिला है, आप ये याद रखना। 6 अलग अलग जगहों से मिला है, लेकिन अभिलेख जो लिखा गया है वो 7 लिखा गया है टोटल। हर एक में एक एक लिखा गया है अभिलेख, एक एक अभिलेख, ठीक है। इसलिए उसके स्तंभ लेख बोला गया। स्तंभ पिलरों पे लिखा गया, पिलर पे, इसलिए पिलर अभिलेख। अब देखो जाता है, देखो इसे इंग्लिश में क्या बोला गया है, अभिलेखों को, शिलालेख को बोला गया है। देखो शिलालेख भी 2 टाइप के बटा था, एक बृहद शिलालेख जो टूटा फूटा नहीं था बिल्कुल, एक था लघु शिलालेख जो कि टूटा फूटा हुआ, छोटा मोटा था, जैसे मास्की हो गया, गुर्जर हो गया, ऐसा टूटा फूटा अभिलेख था, तो वो शिलालेख हो गया है। वो कौन सा लेख, लघु शिलालेख हो गया है, ठीक है। वैसे ही स्तंभ लेखों में भी 2 कैटेगरी है, एक है मेजर पिलर एडिक्ट, मतलब कि बृहद स्तंभ लेख, और लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला गया है। तो जो छोटे वाले हैं ना, वो कौन सा हो गया, सारनाथ हो गया है, रुमनदोई हो गया है, फिर कौसाम्बी वाला हो गया है, ये सब जो है ना, ये सब छोटे स्तंभ लेख हैं, छोटे लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। और जो बड़े स्तंभ लेख हैं वो 6 जगह से मिला है, लेकिन 7 अभिलेख उस पर लिखा गया है। अब मैं उसी 7 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अशोक के कल बता दिया 14 शिलालेख, आज बता रहा हूँ 7 स्तंभ लेख, सप्त स्तंभ लेख, ठीक है। ये है सप्त स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है। मैं अभी भर दे रहा हूँ सप्त स्तंभ लेख। ये सप्त स्तंभ लेख इसलिए बोला गया क्योंकि ये 7 लेख है, 7 अभिलेख है, लेकिन जगह से जो मिला है ना ये स्तंभ लेख, वो 6 ही जगह से मिला है, इसलिए 6 ही के बारे में बता दे रहा हूँ अभी। तो ये सप्त स्तंभ लेख इसे बोला गया है, जो कि बृहद स्तंभ लेख है। मैं इंक भर लेता हूँ, 1 मिनट आप रुक जाओ। हाँ, तो इसके स्तंभ लेख के बारे में बता दे रहा हूँ। ये हो गया सप्त स्तंभ लेख हो गया है। तो सप्त स्तंभ लेख में पहला अभिलेख लिख लो यहाँ पे। यार गर्मी बहुत तगड़ी यहाँ पे, 47 डिग्री है, इतनी गर्मी है कि, और फैन भी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि ट्राइपॉड हिल रही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी देख लो जल्दी जल्दी, मेरे 1 मिनट रुक जाना। तो ये सप्त स्तंभ लेख है, बताता हूँ कहाँ कहाँ से मिला है, जो कि लेख लिखा गया है 7, लेकिन जगह मिला है 6 गो जगह से मिला है। पहला स्तंभ लिख लो, प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहला है। प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले इसी स्तंभ पे प्रयाग वर्ड का यूज किया गया है। आज जो इलाहाबाद है वो प्रयाग राज बन गया है, ठीक है। आपको मालूम है प्रयाग बहुत पहले से ही है, ठीक है। इलाहाबाद भी बहुत पहले से है, तो ऐसा मत समझना कि प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया है, ठीक है। आवाज़ तो जा रही है ना, ये टूट गया, ये आवाज़ जा रही होगी। हाँ, तो ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। अब इसके बारे में क्या जानकारी है कि प्रयाग स्तंभ लेख को, ये पहले कौसाम्बी में था, ठीक है। कौसाम्बी इलाहाबाद के पास ही पड़ता है। तो कौसाम्बी से इस पिलर एडिक्ट को अशोक ने उठवा करके अपने इलाहाबाद के किले में लाके लगवा दिया, ठीक है। इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोला गया है। क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन में कि रानी का अभिलेख किसे बोला गया है। तो प्रयाग स्तंभ लेख को ही, इसे ये कौसाम्बी और प्रयाग स्तंभ लेख है, इसे कौसाम्बी का अभिलेख भी बोला जाता है, क्योंकि कौसाम्बी से अकबर ने उठवा के अपने किले में डलवा दिया, इलाहाबाद के किले में, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया है, रानी का अभिलेख भी बोला, क्योंकि अशोक की रानी जो है करूबकी, उसके दान देने का जो उल्लेख है इसी अभिलेख में, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी बोला गया। ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख को क्या किया गया है, प्रयाग स्तंभ लेख में इसलिए बोला गया कि प्रयाग स्तंभ लेख को कौसाम्बी में पहले था, उसे अकबर अपने इलाहाबाद के किले में लाके लगा दिया, और रानी का अभिलेख भी इसे भी बोला गया। तो आप दूसरा पद भी लिखना है, थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरा है दिल्ली टोपरा, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आते हैं, जो वेरी वेरी आएंगे क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ये क्या होता है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये पहले टोपराम होता है। ये देखो यूपी के सहारनपुर जो होता है इलाका आज का है, वहाँ से उठवा करके फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के बंदा होता है, एक शासक होता है, वो फिरोज शाह तुगलक लाता है और फिरोज शाह कोटला के छत पे लगवाता है लाके ये पिलर को। कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा वाले, दिल्ली टोपरा नाम है, मतलब टोपरा से दिल्ली लेके आ गया, ठीक है। तो टोपरा से फिरोज शाह तुगलक गया, उठाया पिलर एडिक्ट और लाके लगवा दिया अपने दिल्ली में लेके आ गया। दिल्ली के फिरोजा कोटला जो मैदान है उसमें कोटला में लाके लगवा दिया, ठीक है, फिरोजा तुगलक ने। तीसरा स्तंभ लेख लिखो, तीसरा जगह कौन था, तीसरा भी
नाम है उसका दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, ठीक है। ये भी यूपी के मेरठ से, यूपी के मेरठ से लाया दिल्ली, टोपरा से लाया दिल्ली, मेरठ से लाया दिल्ली। तो मेरठ से उठाया, मेरठ जो यूपी में है, यूपी मेरठ से उठाया पिलर एडिक्ट मतलब स्तंभलेख को, और ला दिया फिरोज तुगलक, दिल्ली में लाकर लगवा दिया। कौन लाया? फिरोज तुगलक। याद रखना ये सब राजाओं के नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद चौथा है रामपुरवा अभिलेख, ठीक है, ये सब याद रखना, रामपुरवा अभिलेख। तीन हो गया। रामपुरवा अभिलेख में क्या है कि ये जो है ये कहाँ पे है? ये बिहार के चंपारण जिला जो है, बिहार के चंपारण जिला में है ये। इस पे ऊपर जो है सांड का वृषभ, जो सांड है, सांड का आकृति बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ देगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख में या किस अभिलेख में सांड का आकृति बना हुआ है? तो इसी अभिलेख में बना हुआ है, रामपुरवा वाले अभिलेख में, ठीक है। इसमें सांड की आकृति बना हुआ है, आप एक लिख सकते हो, सांड का साइन है इसमें, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये चंपारण के बिहार में है, ठीक है, बिहार में, ये यूपी में, ये यूपी में, ये भी यूपी में, 3 यूपी में हो गया। प्रयाग भी यूपी से था, कौशाम्बी जो है कौशाम्बी से लाया यूपी में, टोपरा भी यूपी से दिल्ली लाया, सहारनपुर के इलाके से, मेरठ से दिल्ली लाया, यूपी में था, ये बिहार में है रामपुरवा अभिलेख, ठीक है। तो रामपुरवा अभिलेख में सांड की आकृति ऊपर में, और ये बिहार के चंपारण जिले में है, ठीक है, याद रखना। ये बिहार बीपीएससी और बिहार दरोगा में से पूछ सकता है और पूछेगा, ठीक है। तो रामपुरवा में सांड का आकृति। एक सिहली है, सिहली जगह पे, वहाँ पे हाथी का आकृति है। सिहली वाले जो स्तंभ लेके ना, सिहली या कुछ ऐसा ही नाम है, वहाँ पे हाथी का आकृति बना हुआ है, तो वो भी आप लिख लेना। लेकिन 6 जगह से मिला है। रामपुरवा के बाद है लौरिया अरेराज, ठीक है, लौरिया अरेराज है। ये भी बिहार के कहाँ पे है? ये भी बिहार में लिख दे रहा हूँ अब, ये भी बिहार के, नहीं ये ऐसे लिखूँगा, ये भी बिहार के कहाँ पे है? चंपारण जिले में ही है, बिहार के चंपारण जिले में है। और लौरिया अरेराज, ठीक है, ये कहाँ है? ये भी बिहार में है, बिहार, ठीक है। और देखो छठा, 5 हो गया, छठा जगह ये लास्ट है, क्योंकि 7 अभिलेख है जो कि 6 अलग अलग जगहों से मिला है। 7 लेख लिखा हुआ है, ठीक है, किसी एक पे 2 लेख लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए इसको सप्त स्तंभ लेख बोला गया है, सप्त स्तंभ लेख, ठीक है। ये मत समझना कि 7 अलग अलग जगह तो 7वां कहाँ है, ऐसा नहीं मानना। हाँ, 7वां जो है, 7वां अभिलेख के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो लौरिया अरेराज हो गया, अब छठा लिख लो। छठा जो है इसका भी नाम है लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, नंदनगढ़, ठीक है, नंदनगढ़। ये कहाँ है? इस पे मेनली मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। पूछ देगा कि अशोक का किस शिलालेख या स्तंभ लेख में मोर का साइन बना हुआ है? तो लौरिया नंदनगढ़ में। ये कहाँ है? ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। तो बिहार के चंपारण में 3 मिला है शिलालेख, रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। तो ये भी कहाँ है? इस पे पहले मोर का साइन है, ये याद रखना, मोर का चित्र है, और ये भी बिहार में मिला है, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में। तो ये दोनों याद रखना, यूपी और चंपारण से मिला है ये मेनली इसका, ठीक है। और सारे क्या है? ब्रह्मी लिपि में है, प्राकृतिक भाषा में, याद रखना इसका भाषा भी ब्रह्मी लिपि में है। ब्रह्मी लिपि देखो, वैसे तो ब्रह्मी लिपि क्या बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन भारत में एक एरागुड़ी नामक जगह पे जो मिला था अशोक के, एरागुड़ी कर्नाटक में है, कर्नूल में एरागुड़ी, वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वो लिखा हुआ है ब्रह्मी लिपि में, लेकिन उस ब्रह्मी लिपि का जो लिखने का तरीका है वो दाईं से बाईं है। ये क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है, यूपीएससी से ऊपर का कोई क्वेश्चन है, वही यूपीएससी में पूछ सकता है आपको, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। तो आप याद रखना कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें ब्रह्मी लिपि तो है लिखा हुआ, लेकिन वो दाईं से बाईं है, तो वो एरागुड़ी का है, जो कि आंध्र प्रदेश से कुन्नाल वाले कर्नूल में मिला था, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल्स में बता देता हूँ मैं ये सब, इससे डिटेल्स में आपका हिस्ट्री मिलेगा नहीं। अगर आप फालतू में ईटा पकैठी झिटकी बिटकी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो वो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसी डिटेल्स में नहीं मिलेगी आपको, बहुत डीपली है ये, इससे डीप आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं बताने लगूंगा तो मैं क्या बताऊँ कि मौर्य साम्राज्य ही लगेगा 10 क्लास, तो उतना डिटेल्स में नहीं है ना कि एक अभिलेख कहाँ मिल गया है, ये लिखा क्या है, तो ये सब तो नहीं, जो मेन है आएगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप ये बना सकते हो। तो ये अशोक का सप्त लेख मिल गया। आपको अधिकतर जगह आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई जब सप्त स्तंभ लेख लिखा हुआ है तो 6 ही जगह क्यों है? तो एक जगह में, एक में 2 लिखा हुआ है, एक अभिलेख में 2, ये 7 लेख लिखा हुआ है, इसलिए सप्त है ये, ठीक है, 6 अलग अलग जगहों से मिला है। हाँ, इसमें और भी डिटेल्स में आपको लिखना है तो लिख लो एक कि जो 7वां अभिलेख है वो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। वो स्तंभ लेख नहीं है सबसे लंबा, वो शिलालेख है, भब्रू शिलालेख, ठीक है, याद रखना, भब्रू शिलालेख जो कि राजस्थान के जयपुर में है, वो सबसे लंबा शिलालेख है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे लिख ही लो एक 7वां जो अभिलेख है इसका ना, अशोक का, डैश मार के, अशोक का
सातवां अभिलेख, अभिलेख ना कि स्तंभ लेख और ना शिलालेख, अभिलेख, अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक है, दिख तो रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे लंबा है, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, इसे भब्रू शिलालेख भी बोला गया है, तो शिलालेख है ये। ठीक है, मैं मेनली मिटा दे रहा हूँ और देख लेता हूँ कितना मिनट का हो गया। तो ठीक है, मेनली यहाँ मिटा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट लगे तो वो तो कमेंट में पूछ ही लोगे। ठीक है, आज मैं अब इसके अभिलेख और शिलालेख ये सबको मैं उड़ा दूंगा, फिर कल वाले वीडियो में अशोक का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें कि मैं बता दूंगा कि इसकी राजनीति व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कौन सा समिति था, क्या बोला जाता था, महामात्य की परीक्षा कैसे होती थी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, मतलब बहुत सारे गांव ग्राम ये सब, रज्जू किसे बोला गया था। तो अशोक जो मेनली है ना, धौली अभिलेख जो है उड़ीसा का, जो कलिंग था पहले, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का इलाका कलिंग बोला जाता है आज का, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले इलाके को। वहाँ पे अशोक ने रज्जुक नाम के, जब कलिंग युद्ध जीत लिया था तो रज्जुक नाम करके वहाँ पे एक अधिकारी को रखा था, रज्जुक नाम के, जो कि वहाँ पे पुरस्कार भी देता था बंदों को और उसका दंड भी देता था। ठीक है, रज्जुक को, और वहाँ के प्रजा को अपने प्रजा जैसा मानने को बोला था अशोक ने, मतलब अच्छा से रखने के, जैसे मगध के राजा को, मगध की प्रजा को मानते हो वैसे वहाँ के प्रजा को होनी चाहिए अपना के तरह, मतलब सारी प्रजा मेरी संतान है, उसे भी लेख में लिखाया अशोक ने। ठीक है, सारी प्रजा, उससे बोला गया प्रथम पृथक शिलालेख। तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि सारी प्रजा मेरे संतान है, और ये उड़ीसा में था। ठीक है, तो ये लिख लेना। और वहाँ पे रज्जुक नाम के अधिकारी को हायर करता है, जो कि वहाँ पे दंडित भी कर सकता है और पुरस्कार भी दे सकता है। ठीक है, सारा जिम्मेदारी उसी का होता है। स्तंभ लेख खत्म हो गया, आपको मालूम है स्तंभ लेख में कौन कौन से क्या था। कौशाम्बी अभिलेख को क्या बोला गया, रानी का अभिलेख बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि वो अशोक की रानी करुबकी होती है, उसी की जो पुत्रा पुत्री होता है महेंद्र और वो संगमित्रा उसी की होती है, करुबकी की शायद, और वो दान दी थी, इसके बारे में उसमें लिखा है, इसलिए उसका रानी का अभिलेख भी बोला गया। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदोई स्तंभ लेख है, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में है। वहाँ पे अशोक गया तो महात्मा बुद्ध के जन्म होने के कारण 20वें वर्ष गया था, अपने राज्यपाठ के 20वें वर्ष गया था अशोक वहाँ पे। तो महात्मा बुद्ध के जन्म होने के कारण वहाँ पे टैक्स घटा दिया था, टैक्स घटा के 1/6 से 1/8 कर दिया था वहाँ पे टैक्स। ठीक है, ये याद रखना। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदोई स्तंभ लेख है, जो कि लुम्बिनी में। खोजा किसने था, फिहरर ने खोजा था उसे 1896 में। तो ये सब याद रखना, अगर हो सके तो बहुत डिटेल्स में है ये सब। ये सब यूपीएससी के अलावा कोई नहीं पूछेगा। अगर आप चाहते हो कि किसने खोजा और कब खोजा, ये सब यूपीएससी पूछ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। यूपीएससी में इतना पागल नहीं है, आपको हो सके तो बिहार बीपीएससी में पूछ सकता है, अगर हार्ड करना हो क्वेश्चन तो इतना नहीं है पूछेगा। तो ठीक है, तो ये मैं बता दिया हूँ क्या, स्तंभ लेख इसके बारे में बता दिया हूँ क्या। तो आप वो लिखना चाहते हो कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, सबसे छोटा, मैं इसलिए बोल देता हूँ ना आधा चीज़ कि लिखाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगी। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदोई। ठीक है, रुम्मीदोई नाम है इसका, देई अभिलेख, जो कि नेपाल में है, नेपाल में है। ठीक है, इसी में लिखा हुआ है कि अशोक ने टैक्स कम कर दिया था 1/6 से 1/8, उसके जन्म होने के कारण, महात्मा बुद्ध के जन्म होने के कारण। ये वहाँ पर गया था 20वें वर्ष। ठीक है, उपगुप्त इनके बौद्ध गुरु थे। ठीक है, और क्या बता दूँ इनके। और ये देखो अशोक का जो स्तंभ लेख है वो 7 स्तंभ लेख बताया, वो बड़े स्तंभ लेख थे, मेजर पिलर डिक्ट था। ये सब जो है रुमनदोई, ये सब माइनर पिलर डिक्ट है। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा तो पिलर डिक्ट यही है, लेकिन और भी छोटे छोटे पिलर डिक्ट, लघु स्तंभ है और भी। जैसे में सांची का हो गया है, सांची में 4 शेर का साइन है, ये भी याद रखना आपके 4 शेर का साइन किस वाले स्तूप में है, मतलब किस वाले स्तंभ लेख में है, तो सांची का स्तंभ लेख में। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ लेख है, जहाँ पे बैल गाय भैंस हाथी भी है उसमें ऐड, तो सारनाथ का स्तंभ लेख है। इसको खोज किसने किया था, सारनाथ स्तंभ लेख किसने खोजा था, ऑरेल अस्टाइन ने खोजा था। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ये भी आप याद रखना कि जो स्तंभ लेख है उसी को भारत सरकार स्तंभ जो यूज़ करता है ना, उसका ऊपर में अशोक का साइन वही है, वही स्तंभ लेख से लिया गया है, जो भारत सरकार पैसा में यूज़ करता है, हर जगह यूज़ करता है, भारत का साइन है वो, राष्ट्रीय साइन है वो। ठीक है, इसका ऑरेल अस्टाइन ने खोजा था। ये सब आप याद रखना। तो वैसे तो बहुत सारे हैं छोटे सारे, कौशाम्बी का अभिलेख, रुमनदोई, सांची, सारनाथ, ये सब जो स्तंभ लेख सब लघु स्तंभ लेख में आते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो मेरा वीडियो रोक करके। अब देखो 14 शिलालेख हो गया है, 7 अभिलेख हो गया है, 7 ये हो गया है स्तंभ लेख। अब 3 जो है ना वो गुफा लेख है, 3 गुफा लेख है। गुफाओं के अंदर लेख लिखने को गुफा लेख बोला गया, गुफाओं के अंदर दीवारों पे 3 गुफा लेख है, 3 है इसकी संख्या। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में 2, एक नागार्जुन गुफा, वहीं बराबर की पहाड़ी जो गया में है, गया जिला में,
वहीं पे 3 गुफा मिला है, तीनों गुफा में लिखा है। वैसे तो वहाँ पे अशोक ने अजीबको को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण करवाया था, कर्ज, चौपार, सुदामा और बीज झोपड़ी। सब क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीएससी और बिहार दरोगा में, तो आप ये सब याद रखना, ठीक है। ये कहाँ है, गया जिला में पड़ता है, बराबर की पहाड़ ये वहीं है। तो नागार्जुन गुफा जो है वो दशरथ प्रदान किया था इसको, ठीक है, इसको अजीबको को रहने के लिए। अजीबक कौन था, अजीबक संप्रदाय के जो फॉलोअर्स थे वो अजीबक होते हैं। अजीबक मतलब अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये थे, ये कहाँ था मेनली, लिख लो बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियाँ में, ठीक है, पहाड़ियाँ में। मेरा में उतना अच्छा नहीं है, गया में, ये गया जिला बिहार में, ठीक है। और नागार्जुन गुफा भी वहीं पे है, जो कि दशरथ ने दिया था। अब किसको दिया था दशरथ ने, किसको दिया था, मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो बता दियागा, अजीबको कराने के लिए। और इसका उल्लेख कहाँ पे लिखा गया, किस अभिलेख में, तो अशोक के 7वें शिलालेख में लिखा गया ये, ठीक है। ये सब याद रखना, ये पूछ देगा। कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख में चर्चा है, बताओ जरा, 13वें शिलालेख में। ये सब बताते रहना, ठीक है। भेरी घोष धर्म घोष सब पूछेगा क्वेश्चन, तो मैं जो क्वेश्चन आंसर का क्लास है वो मैं अगले में ले लूँगा, ठीक है, कभी भी ले लूँगा, दूसरा पूरा हिस्ट्री खत्म होने के बाद, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं पूरा एंशिएंट का एक क्वेश्चन आंसर का ले लूँगा टॉपिक, ठीक है। तो ये 7वें लेख में हो गया, 3 गुफा लेख, तीनों वहीं पे है, ठीक है। वैसे तो अजीबको करने के लिए 4 गुफा लेख मैं बता दिया हूँ अभी, और ये हो गया है, ये गुफा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख खत्म हो गया अशोक का। अब देख लो, अब इसका देख लो कि इसके कुछ जो मेन है उसका खोजकर्ता कौन है। अगर आप ये चाहते हो तो मैं ये लिखवाता हूँ कि कुछ का खोजकर्ता कौन है। और इसमें अभिलेख में आपको मैं बता ही दिया हूँ कि ग्रीक और अरमाइक, अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि देखो सारे कुना अभिलेख जो कंधार में अफगानिस्तान में, वहाँ पे ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया। तो द्विभाषी पूछेगा अशोक के कौन सा शिलालेख में द्विभाषी भाषा लिखा गया, ग्रीक और अरमाइक दोनों, तो वो सारे कुना अभिलेख है, ठीक है, जो कंधार में है। और बाकी जो खरोष्टी, 2 ही शिलालेख में खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है, एक है शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, दूसरा है मानसेरा पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में खरोष्टी, बाकी नियम जितने भी यूज हैं सारे ब्रह्मी लिपि हैं। तो मैं बता दें इसके पहले वाले वीडियो में, तो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बेसिक आप कहीं भी कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं और किसी से पीछे रहोगे भी नहीं, इतना मुझे मालूम है। अगर पढ़ा होगा आपने स्टार्टिंग से तो बेसिकली आप सबसे ज़्यादा ही निकलोगे, क्योंकि मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। इससे डिटेल्स जाना चाहते हो तो और डिटेल्स बता सकता हूँ। तो और इससे डिटेल्स में चाहते हो कि कभी फ्यूचर में अगर मैं और क्लास स्टार्ट करूँ ऑनलाइन या लाइव हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री स्पेशल स्टार्ट करूँ, बेसिक डिटेल्स से तो मैं स्टार्ट करूँ, इससे भी डिटेल्स ज़्यादा, मतलब एकदम तगड़ी लेवल का, कि कोई ना साथ क्वेश्चन बना पाए उसका, ऐसा टाइप का। तो मैं एक से एक डिटेल्स में स्टार्ट करूँगा, कमेंट में बताना बंदे, ठीक है। वैसे ये भी काफ़ी है, लेकिन इससे डिटेल्स में चाहते हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, अभी है भी और भी, लेकिन उसका फालतू चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है हमेशा, और लंबी वीडियो बोरिंग लगती है। वैसे भी बंदों को 45 मिनट ही पढ़ना चाहिए, 15 मिनट का रेस्ट 1 घंटे में, ठीक है, फिर 45 मिनट पढ़ो। तो अशोक के अभिलेख में बता दिया हूँ, इसे बता दिया हूँ। अब देखो कुछ खोजकर्ता लिख लो, अशोक के शिलालेखों का खोजकर्ता। तो अशोक के शिलालेखों का खोजकर्ता, ठीक है, लेखों का खोजकर्ता मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, अशोक के खोजकर्ता, अशोक के खोजकर्ता, यहाँ पे लिख लेना आप, अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों के खोजकर्ता, ठीक है। अभिलेखों को खोजकर्ता लिखना मेनली, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स रहेगा, जो मेन है किसने खोजा उसी के बारे में बताऊंगा। तो अशोक के, यहाँ अशोक ही उड़ा देता हूँ मैं, अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, ये सब यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएससी सब बिहार दरोगा सब पूछ सकता है, कभी का दिमाग से आ गया तो ये बहुत हार्डर क्वेश्चन पूछता है। तो पहला लिख लो जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ठीक है। धौली स्तंभ लेख, मतलब धौली अभिलेख में, धौली अभिलेख खोज किसने किया था, किट्टो नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। यहाँ मिटार दे रहा हूँ पहले मैं, यहाँ पे लिख लो क्या, अभिलेख खोज करता है, मैं लिख लो अभिलेख, अभिलेख यहाँ खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है। डेट भी आपको मैं बोल दूंगा, लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो लिख सकते हो, किसी को बीट करना है कि आज भाई कंपटीशन करते हैं तो बीट कर सकते हो ये सब पूछ के। तो अभिलेख और खोजकर्ता, अभिलेख में पहला अभिलेख जो है एक बताता हूँ, धौली अभिलेख आप लिखो पहले, धौली अभिलेख, खोजकर्ता किट्टो, किट्टो की लहरी चमक छलो रानी, यही था किट्टो, 1837 में खोजा था। और यही किट्टो ने खोजा था, लेकिन पढ़ पाया था जो अभिलेख इसका सबसे पहले वो जेम्स प्रिंसेप था, 1837 में पढ़ पाया था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जो मेन है वही लिखाता हूँ, वैसे तो बहुत सारे अभिलेख हैं लेकिन उसका सारा का नहीं बताऊँगा। धौली के बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख लिख लो एक आप, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इससे प्रयाग स्तंभ लेख भी बोला गया है, प्रयाग स्तंभ लेख। खोज किसने किया, टी.एस. वर्ड ने, टी.एस. वर्ड ने। तीसरा भी आप लिख लो, और क्या,
रुम्मीदोई अभिलेख, जो नेपाल का है सबसे छोटा स्तंभ लेख नेपाल में जो है, इसकी खोज किसने किया था? फिहरर ने। फिहरर, इसे पूछ सकता है आपको। फिहरर नाम का वैज्ञानिक याद रखना, ये सब सारे, ठीक है? वैज्ञानिक नहीं सारे अंग्रेज है, अंग्रेज इतिहासकार, खोजकर्ता। गिरनार अभिलेख भी लिख लो। गिरनार अभिलेख मोस्ट फेमस इतिहासकार कर्नल टॉड, लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने गिरनार अभिलेख खोजा अशोक का। कर्नल टॉड, ठीक है, कर्नल टॉड ने खोजा गिरनार अभिलेख। और भी लिखना चाहते हो क्या? एक दो और लिख लो मन है तो। और किसका बता दो इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या लगे? रामपुरवा लिख लो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामपुरवा बिहार यूपीएससी और बिहार दरबार पूछ लेगा कि रामपुरवा अभिलेख का खोज किसने किया है। रामपुरवा स्तंभ लेख का खोज किसने किया? जो बिहार के चंपारण में है, इसी पे सांड का साइन बना हुआ है ऊपर में। तो रामपुरवा अभिलेख को करलाइल था ये नाम इसका, ठीक है? और लिखना चाहते हो क्या? और भी लिख लो अगर मन है तो 5-6। सार स्तंभ लेख, जो उसका है सारनाथ का स्तंभ लेख, ये भी तो लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सारनाथ स्तंभ लेख भाई, जिससे भारतीय राष्ट्रीय साइन लिया गया, वो अशोक स्तंभ वाला वही है जो पैसों से आप देखते हो। तो ये कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। खोज किसने किया सारनाथ? ऑरेल स्टाइन, इसका स्टाइन नाम है। 1905 में खोजा था। आप ये भी चाहते हो तो लिख सकते हो। एक और था भाई, दिल्ली टोपरा, 7वां भी लिख लो। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, जो कि टोपरा से फिरोजा तुगलक लेके भाग गया वहाँ पे, और फिरोजा टोकला जो मैदान है दिल्ली में वहाँ लगवा दिया था, उसका नाम तो बदल दिया गया ना अब। तो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, किसने? कैप्टन पोलियर ने। कैप्टन पोलियर ने खोजा था इसे भाई। और भी लिखवा दूँ क्या? बराबर एवं अर्जुन की गुफा के पहाड़ियों की खोज किसने किया? अब यहाँ जगह नहीं इसलिए बताता हूँ। बराबर की पहाड़ियों में नागार्जुन गुफा, इस सबकी खोज किसने किया? किसने? मुझे नहीं मालूम किसने। इतना तो हो गया ना काफी, बस 7वां 8वां लिख लो। 8वां लिख लो, दिल्ली स्तंभ, ये भी लिख लो एक और, इंक भर लेता हूँ तब तक। दिल्ली मेरठ को किसने लिखा? टी पैंथलर। इसको पैंथलर टी पैंथलर ने 1750 में सबसे पहले ये खोजा गया। 1750, ये डेट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, जिसे फिरोजा तुगलक जो लेकर भाग जाता है वहाँ से, मेरठ से उठा के दिल्ली, तो उसी खोज टी पैंथलर ने खोजा था। सबसे पहले अशोक अभिलेख में से यही अभिलेख सबसे पहले खोजा गया है 1750 में। टी पैंथलर ने खोजा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लेना, ठीक है? कि अशोक का सबसे पहला अभिलेख कौन खोजा गया है? तो यही दिल्ली मेरठ वाला खोजा गया है। किसने खोजा? टी पैंथलर ने 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ये सब नाम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो हिस्ट्री आपका कितना टाइम का हो गया भाई? 28 मिनट का हो गया है। 28 मिनट तो भी हुआ है, थोड़ा 15 मिनट और पढ़ लो। वैसे तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबे होने से आप ही लोग को गुस्सा हो जाएगा कि क्या बकवास पढ़ा रहा है। अगर नहीं चाहते तो आप सर्च करके भी देख सकते हो, अगर आप मेरे पे शक हो किसी को तो। मेरे पे नहीं, मतलब मेरे पढ़ाने पे आप कुछ मत सोच लेना, ठीक है? हाँ, और भी लिखना चाहते हो क्या? अरे क्या लिखा दूँ मैं इसे फालतू में, इतना काफ़ी है। और एक आधु को बच गया क्या इंपॉर्टेंट में बताता हूँ। और नहीं, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। और कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बीडेन है, बीडेन नाम का वो है, वो मास्की अभिलेख जो है ना, मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ पे लिख लो जो 7वां 8वां 9वां जो भी हो, मास्की अभिलेख जो है, मास्की अभिलेख किसने खोजा? बीडेन ने, ठीक है? तो मास्की अभिलेख जिस पे अशोक का नाम, मास्की और गुजर स्तंभ लेख जो है, ये लघु शिलालेख है, इसी पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, और सभी पे नाम देवान प्रिय, देव प्रिय, राजा, ये सब मिलता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्की एंड गुजर लेख, तो मास्की अभिलेख को किसने खोजा? बीडेन ने खोजा। और तो है नहीं ना, एक और लिख ही लो, आपका मर्जी है। इसके पहले मैंने क्या बोला था? ये 9वां था ना, चलो 10वां आप लिख लो।
जो भी हो, 9वां 8वां 10वां जो भी है। बराबर बराबर की पहाड़ियाँ है ना, ये मैं भी बताया था कि बराबर की पहाड़ियाँ, अरे क्या लिख दिया मैंने, बराबर की पहाड़ियाँ और नागार्जुन गुफा, और नागार्जुन गुफा जो अजीबों को देने के लिए अशोक और उसके पोता ने दिया था। नागार्जुन गुफा अशोक के पौत्र दशरथ ने दिया था अजीबों को रहने के लिए। और जो चौपार, कर्ज, विश्व झोपड़ी, और एक और जो था चौपार, कर्ज, विश्व झोपड़ी, ये जो नाम को जो चारों गुफा था, ये अशोक ने दिया था इसे अजीबों को रहने के लिए। अजीबक संप्रदाय के फॉलोवर जो था वो बिंदुसार था, ठीक है। और वो और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोवर्स था, भद्रबाहु के शिष्य था। इसके पापा, उसके जो बेटा होता है बिंदुसार, वो अजीबक संप्रदाय के संस्था मतलब फॉलोवर्स था, और इसका बेटा बौद्ध धर्म के संस्था फॉलोवर्स बन जाता है। तो देखा तीनों टाइप के धर्म। तो बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की खोज किसने की? हटिंगटन ने। हरिंगटन ने 1785 आप लिख लो, अगर ईस्वी लिखना चाहते हो तो 1785 में हरिंगटन, ठीक है। तो बराबर की पहाड़ियाँ में नागार्जुन गुफा, इसकी खोज किसने की सबसे पहले? उसमें तो भारत गुलाम था, सारे लोग तो काम धंधे ये सब भीख मांगने में रहा करते थे, तो खोजने का काम क्या करेगा? अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग ने सबसे पहले किसने खोजा ये सब? तो हरिंगटन ने। हरिंगटन 1785 ईस्वी में। याद रखना, एक फैक्ट नॉलेज है। बहुत सारे बंदे को आप बीट करना चाहते हो कि भाई तू अशोक का चैप्टर पढ़ लिया, बोलेगा हाँ, तो पूछ देना आप ये सब। अगर ज़्यादा महान द ग्रेट होगा तब ये सब बता पाएगा, नहीं तो फिर टीचर के अलावा कोई नहीं आपको बताएगा। टीचर या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट है, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक कि 90% बंदा हाँ टीचर या फिर एस्पिरेंट के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अगर है कोई बंदा तो आप सर्च करके ही बता सकते हैं आपको। किसी के मुंह पे पूछना तैयारी करें नॉर्मल तैयारी के लिए, यूपीएससी, एस्पिरेंट या फिर टीचर, आपको यही बता सकता है, नहीं तो वो भी नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। मतलब ये सब डिटेल्स नॉलेज, ठीक है। आप पूछ के देख लेना, कोई बंदा लूसेंट वूसेंट जो बहुत सारे बुक होते हैं उसमें पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ठीक है, और 9-10 हो गया, इतना जानकारी मैं बता दिया हूँ, काफ़ी है। बराबर की पहाड़ी नागार्जुन हटिंगटन ने खोजा 1785 ईस्वी में। और मैं इसके बारे में बताता हूँ, 10 चीज़ बता दिया, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बहुत सारे वैसे 16 है तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि अशोक के प्रांत और उसकी राजधानी, ठीक है। बस उसके बाद बता दूंगा कि किस बंदे को अशोक ने कहाँ भेजा था अपने धर्म प्रचार करने के लिए। ऐसे अपने बेटे और बेटी को भेज दिया कि भाग श्रीलंका दोनों यहाँ से, घर से, वहीं राजपाट करना आराम से, धर्म प्रचार बनना, बौद्ध भिक्षु बन के। 5 बेटा था अशोक के, 4 बीवी थी। उसमें तिसरती जो होती है ना अशोक की बीवी, बहुत डेंजर होती है, बहुत कम एज की शादी कर लेता है अशोक, वैसा होती है, कम एज में शादी कर लेता है अशोक तिसरती से, तिछरती, ठीक है। और उससे प्यार हो जाता है अशोक के बेटे कुणाल से। अशोक का बेटा जो कुणाल होता है उसका आँख बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट बंदा होता है। और जो कम एज की इसकी बीवी होती है अशोक की तिसरती, उससे हो जाता है कुणाल से प्यार। अब अशोक जब इसे कुछ मांगने का वरदान बोलता है कि चलो आप मांग लो मैं खुश हूँ, या फिर अशोक के समझो पिला के खुश करके क्या करता है, जब सो जाता है ना तो अशोक का मुहर चलती है। पहले कुणाल को ऑफर देती है कि तुम मेरे से शादी कर लो। कुणाल बोलता है तुम मेरे मम्मी के समान जैसी हो, पापा के हमारे वाइफ हो, हम तुम्हें शादी कर ले, छोटे हो तो क्या हुआ है इसमें। वो गुस्सा हो गई है, गुस्सा हो गई तो इसका आँख निकलवा लेती है, फरमान भेजती है कि जा वहाँ पे कुणाल रहता है उसमें युद्ध में, उधर राज्यपाल रहता है वहाँ का, और जाके फरमान भेजता है वहाँ के महामंत्रियों को कि उसका आँख निकाल के अशोक ने मांगा है, ले बेटा ला के दे देता है यहाँ पे। और जब ये बात अशोक को पता चलता है ना तो तिसरती को जिंदा जला देता है अशोक। तभी कुणाल राजा नहीं बन पाता है। उसका कुणाल का एक और भाई होता है, उसका बेटा दशरथ बनता है राजा, ठीक है। कुणाल का कोई शादी नहीं होती है, कुणाल का अंधरा होता है। और पुराणों में आपको मिलेगा कि कुणाल राजा बनता है 2 साल के लिए, नहीं कुणाल नहीं दशरथ बनता है, मिलिए याद रखना अशोक के बाद, ठीक है। और एक और उसका होता है संघमित्रा, और वो उसका भाई बहन, तो उसको श्रीलंका भेजता है। और तिसरती ही होती है जो कि सबसे पहले बौद्ध वृक्ष को कटवाने वाला वही होती है। बौद्ध वृक्ष जो बोध गया में है उसे कटवाने वाला सबसे पहली जो होती है वो अशोक की बीवी तिसरती ही होती है, तिछरती ही होती है, ठीक है, याद रखना। ये बाद में बहुत बंदे काटता है। आज अभी जो है 5वां पीढ़ी है, वो बोध गया जो वृक्ष लगा हुआ है उसे कनिंघम ने लगाया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बैंड लगा दिया उसके पत्तों के छूने के अलावा, उस पर छुएगा कोई नहीं, बैंड है, पत्ता गिरा हुआ चुन के देख लो, बाकी अलावा कुछ नहीं करेगा उसका। ये बहुत धर्म बता दिया हूँ मैंने। तो यही होती है फिर, ठीक है। और बहुत है अशोक में, बहुत। अगर कहानी के टाइप के मैं बताऊँ तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन कहानी का टाइप बताने से क्या मतलब, आपको फैक्ट जानने से मतलब है, कहानी से क्या मतलब है। तो ठीक है, अशोक में ये लिखो आप फैक्ट में। दूसरा तो मैंने क्या बताया था, अशोक के प्रांत लिख लो। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई प्रांत कितने हैं। अशोक के प्रांत कहेंगे आपको 4 मिलेंगे, लेकिन 4 नहीं 5 प्रांत है अशोक के। कलिंग को कौन जोड़ेगा। तो अशोक का 5 प्रांत था, 5 राजधानी बता दे रहा हूँ मैं। अशोक का जो एरिया था, अशोक का जो एरिया है, क्षेत्रफल था अशोक के राज्य का, क्षेत्रफल
50 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। आज तक इंडिया में कोई इतना एरिया पे राज नहीं किया है। 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे था। 50 लाख। हमारा जो वो स्वर्ण भूमि, जो पहले म्यांमार को स्वर्ण भूमि बोला जाता, म्यांमार जो आज है वो उसको स्वर्ण भूमि बोला जाता था, ठीक है। वो भी हमारे अशोक के अंडर में था और वो दक्षिण था उस समय अशोक के राज्य का, ठीक है। तो बहुत दूर दूर तक हमारा अशोक का राज्य फैला हुआ था, ठीक है। ये प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होता है। किसी भी विदेशी का इतना हिम्मत नहीं होता है कि अशोक के समय में अटैक कर दे, या फिर अशोक जब बुढ़ा भी हो गया, मर गया, तो भी किसी का हिम्मत नहीं होता कि अटैक कर दे इंडिया पे, इसका दहशत से। और अशोक जब बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कलिंग युद्ध में तहलका मचाया। तो अशोक के डर से कोई विदेशी कोई नहीं छटपटाता है, युद्ध करने के लिए सोचता भी नहीं है इंडिया में। क्यों? क्योंकि सब जानता है कि अशोक ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। तो बेहतर है कि आप जितना भी सेना हो साइड ले ले। तो अशोक के पता भी चल गया ना, तो आपको उधर ही निपटा देगा। तो इसीलिए अशोक बौद्ध धर्म भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो भी किसी का हिम्मत नहीं होता कि इंडिया में अटैक कर दे उस समय। वो होता है अशोक, ठीक है। और जैसे चलो आप बताता हूँ मैं, ये सब फालतू बकवास छोटा हो, कहानी थोड़ा बताना है। 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर में हो गया। अब देख लो इसका राजधानी भाई, 5 प्रांत था अशोक का, ठीक है, याद रखना। 5 प्रांत था अशोक का, प्रांत एंड राजधानी इसका लिख लो, ठीक है। प्रांत एवं राजधानी, ठीक है। इधर प्रांत लिखना, इधर राजधानी लिख देना। पहला प्रांत आप देख लो, पहला प्रांत उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या है? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अशोक का जो है ऊपर, हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब ये सब इलाका ऊपर जो होता है ना, वो उत्तर इलाका होता है, तो इसको उत्तरापथ बोला गया। उसका राजधानी तक्षशिला था, क्योंकि तक्षशिला में अशोक विद्रोह शांत करता है। तक्षशिला उस समय ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे विश्व का पुराना विश्वविद्यालय वहीं पे है, जहाँ की चाणक्य पढ़े थे, ठीक है। वहीं के फिर वो प्रधानाचार्य बन जाते हैं चाणक्य, ठीक है। तो वही तक्षशिला को उत्तरापथ का राजधानी बना दिया कि उत्तर पथ के जितना भी प्रांत है, बहुत बड़ा बड़ा प्रांत होते थे उस समय, ठीक है। तो वो प्रांत है जो, उसका राजधानी हो जाएगा क्या तक्षशिला। तक्षशिला आज का अफगानिस्तान में, याद रखना, ठीक है। उत्तर पथ क्या हो गया अशोक का, उत्तर पथ के प्रांत का राजधानी तक्षशिला, याद रखना। पूछ देगा राजधानी आपको कि दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, अवंती राष्ट्र की कहाँ थी। दूसरा अवंती राष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अशोक के प्यार हो जाता है एक उज्जैनी की लड़की से, इसे बच्चे में। उस समय अशोक बेचारा बहुत मेहनती करते रहता है। इसका क्या स्टोरी बताऊँ, फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी। तीसरा अवंती राष्ट्र के बाद होता है कलिंग। कलिंग को अकेले जीतने वाला अपने खानदान में था बंदा। कलिंग को जीता है, थपिया के मारता है नंदराज को, ताल का मजा के। कलिंग की राजधानी तोसली पे अधिकार कर लेता है। तो तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग भी एक बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। पूरे उस समय भारत में जब कलिंग ये जीत नहीं पाया था, तो पूरे मगध और कलिंग ही मजबूत था उस समय। तो कलिंग की राजधानी तोसली। चौथा प्रांत लिख लो। चौथा प्रांत कहाँ है? दक्षिणापथ भी तो लिख लेगा। दक्षिणापथ, दक्षिण वाले इलाके, जो कि म्यांमार ये सब सुदूर दक्षिण ये सब वाले इलाका था। तो दक्षिण को वैसे जितना ही छोड़ दिया था दान देके। तो दक्षिणापथ वाले जो इलाका है, उसमें स्वर्णगिरी जो आज के म्यांमार को बोला जाता है, ठीक है। और पहले म्यांमार को स्वर्णगिरी बोला जाता था, अशोक के अंडर में था। तो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी ही था, ठीक है, स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी, म्यांमार वाला इलाका याद कर लेना, लिख लेना, म्यांमार बगल में। पांचवा प्रांत और लास्ट प्रांत पूर्वी प्रांत, जिसे प्रासी बोला गया है। पूरब को प्रासी बोला गया है, पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत की जो राजधानी हो गया, पूरब में ही बिहार पड़ता है, बिहार जो है पूरब में पड़ता है। तो जो मेनली पाटलिपुत्र राजधानी थी पूरे मगध का सबसे पहले, वहीं पर अशोक रहा करता था। तो पूर्वी प्रांत का जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पे प्रासी जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ खुद अशोक रहा करता था। तो युद्ध में व्यवस्था बेचारा, युद्ध और अपने वो त्याने का। तो 5 प्रांत हो गया है, 5 उसकी राजधानी हो गई है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा क्वेश्चन में एक से एक। यही थी 5 प्रांत और 5 राजधानी इसकी। और भी जो कुछ डाउट लगे तो क्वेश्चन पूछते रहना, बहुत सी जानकारी है, बता सकता हूँ मैं। इतनी गर्मी लग रही है कि बताओ, पसीने में बता रहा हूँ वीडियो। और बता दूँ क्या कुछ? अरे यार चलो मैं और बता दे रहा हूँ कुछ की जानकारी। और क्या बता दूँ मैं? इसके बाद बताता हूँ। अब ये तो आपको मालूम हो गया है, मिटा दे रहा हूँ अब।
कि अशोक के सबसे ज़्यादा इलाकों पे कब्जा था, इसकी राजधानी यहाँ थी। और क्या बता दूँ मैं, चलो लास्ट को लिख लो कुछ, जैसे में कि आपने कभी पढ़ा होगा गलती से एक ही बार के बंदे के बारे में, संघमित्रा एंड महेंद्र को, जो कि इसका बेटा होता है, उसे श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो कुछ और बंदों का एक्स्ट्रा नाम मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जानकारी लेनी चाहिए। अब डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो सभी बंदे नहीं पढ़ाते हैं, मैं बता देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ देख लो धर्म प्रचारक, ठीक है, यहाँ लिख लो धर्म प्रचारक, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिख लो, स्थान लिख लो, कहाँ कहाँ भेजा, या इलाका लिख लो, जो भी लिखना है आपको। ऐसे यवन देश में भेजा था, अपने जो मित्र राज हैं, इसके 5 राजा थे मित्र, अंतियोकस, मिस्र का राजा, फ्रेडेल्फस, ये सब के इलाके में भेजता है, वो सब यवन के इलाके थे, उसमें भी भेजता है अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। श्रीलंका भेजता है, महाराष्ट्र भेजता है, कर्नाटक भेजता है, ये सब जगह भेजता है पूरे इंडिया में। तो अलग अलग बंदे को बोलता है, ये नहीं कि आपने सिर्फ सुना होगा कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि ये अधिकतर ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा टाइम, इसलिए आप कुछ और नॉलेज एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। धर्म प्रचारक के नाम मैं बता दे रहा हूँ, इधर उधर स्थान बता दे रहा हूँ कहाँ भेजा गया। तो पहला धर्म प्रचारक आप लिख लो, मेन है जो उसके बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो है उसके बताता हूँ। पहला लिख लो आप, क्या लिखोगे पहला, पहला मैं किससे शुरुआत करूँ, महेंद्र संघमित्रा से ही शुरुआत कर देता हूँ। तो महेंद्र एवं संघमित्रा, मैं इंक भर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखे, संघमित्रा, ठीक है, इंक भर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। हाँ, तो अशोक धर्म प्रचारक का स्थान बताता हूँ, तो महेंद्र, ठीक है, महेंद्र एवं संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा को कहाँ भेजता है, अभी इसमें देख कैसे हो गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजता है कहाँ पे, श्रीलंका, ये तो आपको याद ही होगा, याद रख लेना, इस श्रीलंका में लिख दिया भाई, श्रीलंका, ठीक है। महेंद्र एवं संघमित्रा जो कि इसके पुत्र और पुत्री होती है, ठीक है, उसको कहाँ भेजता है अशोक धर्म प्रचार के लिए, श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। और दूसरा बंदा को लिखो आप, महाधर्म रक्षित, देखो 2-3 नाम ऐसा बताऊंगा ना, इसी से रिलेटेड होगा, महाधर्म रक्षित, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, ये सब बंदों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है। महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित को अशोक कहाँ भेजता है, महाराष्ट्र में भेजता है, ठीक है, महाराष्ट्र में भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तीसरा रक्षित, आपको अच्छा नाम रहेगा, धर्म रक्षित, रक्षित, रक्षित को भेजता है कहाँ पे, कहाँ पे भेजता है, मैसूर, कर्नाटक भेजता है, मतलब बनवासी, उस समय नाम था बनवासी, तो आप लिख लो कर्नाटक, यहाँ लिख सकते हो बनवासी, ठीक है, बनवासी, उसमें कर्नाटक के इलाके में था बनवासी, तो रक्षित को बनवासी मतलब कर्नाटक भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तीसरा चौथा भी तो मैं इसी से रिलेटेड लिखाऊंगा ना, महारक्षित, ठीक है, महाधर्म रक्षित, रक्षित, महारक्षित, महारक्षित को भेजता है यवन प्रदेश, यवन देश, यवन देश जितने देश है उधर बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए वहाँ जाते को। एक और भी लिखो भाई, ये भी 1 2 3 4 5, धर्म रक्षित, धर्म रक्षित को अपरांतक भेजता है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। छठा लिखो, छठा महादेव, महादेव नाम का एक बंदा होता है, अब भगवान शिव महादेव को नहीं भेज देता है, महादेव को कहाँ भेजता है, महादेव को माहिष मंडल भेजता है, माहिष मंडल जो कि मैसूर वाले इलाके में होता है आज के, वहाँ भेजता है महादेव को। और भी लिखना है क्या, मस्जिझम, 7वां लिख लो एक और, मस्जिम को भेजता है हिमालय प्रदेश, हिमालय वाला जो इलाका है, हिमालय प्रदेश में भेजता है मस्जिम को कि जा प्रचार करके आ, ठीक है। स्वर्णगिरी भेजता है सोन एवं उत्तरा को, 8वां भी लिख लो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो, सोन एवं उत्तरा नाम का 2 होता है बंदा बंदी, उसे भेजता है कहाँ, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कौन जाता है, सोन एवं उत्तरा, ठीक है। तो इतने बंदों का नाम आप याद कर लो जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धर्म प्रचार इधर हो गया, आपने भी तो सुना होगा महेंद्र संघमित्रा को भेजा श्रीलंका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये 4 तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, महाधर्म रक्षित, रक्षित, महारक्षित, धर्म रक्षित,
कहाँ भेजा, महाराष्ट्र भेजा, कर्नाटक भेजा, यवन विदेश भेजा, उपरांत तक भेजा। तो 4 बंदे का नाम तो ऐसे ही होगा। महादेव का भी नाम आपको याद होगा महेश मंडल से। मज्जिम को नाम याद है हिमाचल प्रदेश का, सोन एवं उत्तरा को सुवर्णगिरी से। सबका नाम तो रिलेटेड है, तो आप याद कर लोगे वेरी वेरी। एक्स्ट्रा नॉलेज पूछेगा आगे वाले आने वाले एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी में पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछ सकता है, तो आप कहीं भी पूछ सकता है, याद करना, डिटेल्स नॉलेज है। तो बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। कल मैं अगर शो के बारे में कल परसों जो भी बताऊं, मैं जब टाइम मिलेगा तभी बता सकता हूं। बताने को तो मैं भी बता दूंगा, इसकी शायद हो गया होगा 45 मिनट का वीडियो। मैं देख लेता हूं 1 मिनट। 45 मिनट का तो वीडियो हो ही गया होगा ये। हाँ, हो गया 45 मिनट का। इसलिए मैं बोला ना कि 45 मिनट से ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा तो बोरिंग सा लगेगा, पढ़ भी नहीं पाओगे और बकवास करके निकल लोगे। तो जितना है इतना काफ़ी नॉलेज है, इतना आप पढ़ के आना कल, बिल्कुल पढ़ के आना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ के आना, ना कि ऐसे देख लो और बिना लिखे उखे। आप रोक के नोट्स बनाओ, लिखो और याद करो, तभी आगे बढ़ोगे। आप पढ़ लोगे ऐसे भूल जाओगे, कहाँ से फिर एग्जाम में लिखोगे, नॉलेज आएगा। तो डिटेल्स नॉलेज है ये, पढ़ के आना, याद करके आना, तब आके समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है अशोक का ये वीडियो। इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँगा कि अशोक का क्या क्या हुआ, अशोक का कैसे राजनीति है, क्या अर्थव्यवस्था थी, कैसे उसका पॉलिटिक्स थी, चाणक्य ने कैसा जाया था, किसे क्या बोला जाता था, सारे मैं कल की या परसों की वीडियो में बताऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ऐसी डिटेल्स आपको मिलेगी नहीं। और किसी को कुछ डाउट रहे तो कमेंट है ओपन है, पूछ लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।